पूर्वी भारत के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से एक मिशन हॉस्पिटल दुर्गापुर में अब रोबोटिक सर्जरी की अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में आधुनिक दा विंची XI रोबोटिक सर्जरी सिस्टम है जो उन्नत 3D विजन, बेहतर नियंत्रण और असाधारण सटीकता प्रदान करता है। इस तकनीक के माध्यम से छोटे से चीरे के जरिए जटिल सर्जरी को अधिक सटीकता के साथ अंजाम देना संभव होता है। पूर्वी भारत में कोलकाता से बाहर पहली बार इस रोबोटिक तकनीक की शुरुआत करने वाले मिशन अस्पताल में अब तक सैकड़ों रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। अस्पताल के कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर संतू सरकार के नेतृत्व में रोबोटिक तकनीक के माध्यम से घुटने का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। इस तकनीक की खासियत यह है कि ऑपरेशन के महज कुछ घंटे बाद ही मरीज अपने पैरों पर चलना शुरू कर सकता है। पारंपरिक सर्जरी की तुलना में इसमें चीरा और रक्तस्राव कम होता है, रिकवरी तेजी से होती है और मरीज की अपेक्षाकृत कम असुविधा होती है। खास बात यह है कि रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की लागत लगभग पारंपरिक घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी के बराबर ही होती है। यानी अत्याधुनिक तकनीक, अधिक सटीक सर्जरी, कम रक्तस्राव और तेज रिकवरी, अब ये सुविधाएं दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। किसी किसी का घुटना ऐसा होता है कि बहुत टेढ़ापन में आ जाता है, तो इसे नेटिव जो मतलब कि जो पेशेंट को जो नेचुरल नी है वो फीलिंग रोबोट में ज्यादा है। तो पेशेंट को लगता है कि हाँ मेरे सर्जरी हुई ही नहीं है। पेशेंट को हीमोग्लोबिन ड्रॉप भी लगभग ओनली 1% ही हीमोग्लोबिन ड्रॉप हुआ है पेशेंट को। पेशेंट अगले दिन ही उठ के बैठ के खाने लगा, मतलब मेरे को देख के बहुत खुशी हुई। देखिए थायराइड इज अ डबल एज सॉर्ड। थायराइड अगर कम है तो भी प्रॉब्लम है, थायराइड ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। देखिए ये जो घुटने के मरीज होते हैं ये लोग बहुत लंबे समय से इस चीज से पीड़ित रहते हैं। क्या कोई घुटने के दर्द से पीड़ित मरीज ऑपरेशन के महज एक दिन के बाद अपने पैरों पर चल सकता है? अगर आपको सुनकर हैरानी हो रही है तो यह बात सच है और यह कमाल हुआ है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित प्रसिद्ध मिशन हॉस्पिटल में, और इसका श्रेय जाता है यहाँ के चिकित्सक जो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन के मर्मज्ञ माने जाते हैं, डॉक्टर संतू सरकार सर को। डॉक्टर संतू सरकार हमसे इस विषय पर बात करने के लिए आज सिट लाइव से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर यह कैसे संभव हुआ। मरीज अपने पैरों पर एक दिन के अंतराल पर ही सर्जरी के एक दिन के महज वो कैसे चलने लगा, और ऐसी कौन सी विधि या कौन से तरीके हैं या कौन सी सर्जरी की पद्धति है जिससे डॉक्टर सरकार ने यह कर दिखाया है। सर सिट लाइव बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार। सर जानना सबसे पहले ये चाहेंगे कि जैसे कि जानकारी मिली कि इस अस्पताल में एक मरीज जो कि घुटने की सफल सर्जरी के बाद महज एक दिन में ही अपने पैरों पर चलने लगा, सुनकर ये तो हैरानी होती है, लेकिन ये कैसे संभव हो पाया? देखिए ये जो घुटने के मरीज होते हैं ये लोग बहुत लंबे समय से इस चीज से पीड़ित रहते हैं। किसी किसी का घुटना ऐसा होता है कि बहुत टेढ़ापन में आ जाता है, कोई चल नहीं पाते बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा उनको दर्द होता है। तो इन पेशेंट्स को हम पहले थोड़ा पेन किलर देते हैं, बट अगर फिर भी वो फेल होता है, जैसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, हम मैक्सिमम 6 महीने तक वेट करते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट फिर भी रिकवर नहीं करता है तो हम उनको सर्जरी के लिए ऑफर करते हैं। बिल्कुल। अब तक ये सर्जरी कन्वेंशनल मेथड में होता आ रहा था। उसमें क्या होता था, हम बड़ा चीरा लगाते थे, बहुत हमको बोन कट बहुत ज़्यादा लेना पड़ता था। तो उसमें क्या होता था कि पेशेंट को रिकवरी करने में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा चीरा उतना बड़ा हीलिंग में टाइम लगता है। बट आजकल क्या है, रोबोट, विद द हेल्प ऑफ रोबोट हम जो यूज़ कर रहे हैं मेको 2.0 रोबोट, वो बहुत मतलब आधुनिक रोबोट है। उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो डिफॉर्मिटी है, जो टेढ़ापन है, उसको अच्छे से स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ CT स्कैन। उसके बाद हम एक प्लान बनाते हैं जिसमें एक ऐसा प्लान जो बोन कट को बहुत मिनिमम और जो चीरा है उसको बहुत कम चीरे में हम सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी का टाइम, ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी बहुत कम टाइम लगता है। चीरा बहुत कम लगा है, बोन कट भी बहुत कम यूज हुआ है, और जो लिगामेंट बैलेंस है इट इज एक्यूरेट अप टू 99.9%। जो पहले कन्वेंशनल मेथड में अप टू 95% तक हम अचीव करते थे, कभी कभी उससे भी कम। बट इस रोबोट की मदद से हम 99.9% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। और जो बोन कट है इट मैचेस विद इन 0.5 mm, मतलब 1 mm से भी कम का एरर में हम जिसको सफलतापूर्वक अचीव कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट में क्या दिखता है कि जो पेशेंट है वो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। उनका जो घुटने की मांसपेशियां हैं उतनी डैमेज नहीं होती है,
तो पेशेंट बहुत जल्दी चल सकता है। बिल्कुल, जैसा कि सर आपने बताया कि वो रोबोट के माध्यम से किया गया है, तो क्या ये जो कंप्यूटर बेस्ड रोबोटिक ये पद्धति है और जिसके आप एक्सपर्टीज हैं, तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? हाँ जी, ये अगर मैं आम भाषा में बताना चाहूँ तो ये रोबोटिक जो रोबोट है वो एक स्पेशलाइज्ड रोबोट है जो खुद सर्जरी नहीं करता है। वो क्या करता है, सर्जन को हेल्प करता है, सर्जन को एरर करने से रोकता है। क्या होता है, हर पेशेंट का घुटना अलग अलग होता है और जो कन्वेंशनल मेथड होता है वो क्या करता है कि वो हर एक पेशेंट के घुटने का जो मतलब कि जो कुछ अलाइनमेंट पैरामीटर्स है वो उसको उतना एक्यूरेटली कैप्चर नहीं कर पाता है। इसी जगह पे रोबोट आता है। रोबोट क्या करता है, सीटी स्कैन के माध्यम से हम क्या करते हैं, पहले पेशेंट का अच्छे से बोन एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, कहाँ पे कितना डिफेक्ट है, कितना लिगामेंट में लैक्सिटी है, कितना लिगामेंट को हमको रिकवर कराना है जी। सीटी स्कैन के माध्यम से हम कंप्यूटर में फीड करते हैं सीटी स्कैन का डेटा। जैसे हम सीटी स्कैन का डेटा फीड करते हैं, कंप्यूटर उसको स्टडी करता है, फिर एक प्लान देता है। हम उस प्लान को और अच्छे से थोड़ा एडजस्ट करते हैं, उसको और मैच कराने का ट्राई करते हैं। जैसे वो एक्सेप्टेबल लिमिट में आ जाता है, फिर हम रोबोट को वो डेटा फीड कराते हैं एंड रोबोट में उस एनाटॉमी को मैच करने के लिए हम पेंसिल को के माध्यम से डिफरेंट जहाँ पे बोनी लैंडमार्क्स होते हैं उसको हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हाँ ये लैंडमार्क है। कंप्यूटर उस सीटी स्कैन के डेटा को अपने लैंडमार्क जो हम सर्जरी के दौरान लैंडमार्क पुट करते हैं उसके तो वो मैच करता है एंड देखता है कि हाँ ये लैंडमार्क मैच हुआ है कि नहीं। जैसे ही एक बार लैंडमार्क मैच हो गया उसके बाद का प्रोसेस वेरी इजी। हम रोबोटिक आर्म के थ्रू हम बोन कट्स लेते हैं जो बहुत मिनिमम कट्स होते हैं, बहुत ही मिनिमम। फिर हम उसको जैसे ही रोबोटिक कट हो जाता है फिर आगे का प्रोसेस ऐसा है कि कंप्यूटर हमको खुद बताता है कितने साइज का इम्प्लांट लगेगा, कितने साइज का आपको लाइनर का थिकनेस यूज करना है एंड सबसे बड़ी बात कि कंप्यूटर हमको पहले ही बता देता है कि ये लाइनर यूज करेंगे तो आपका लिगामेंट को जो लैक्सिटी है वो सर्जरी के बाद कितना होने वाला है। तो हम पहले से ही पता चल जा रहा है कि हमको एरर का चांस है कि नहीं है, जिसको हम पहले ही अवॉइड कर सकते हैं बोन कट लेने के बाद, मतलब लेने के पहले सॉरी जी। तो जैसे सर आपने बताया कि रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से सर्जन को काफी हेल्प होता है, सही बात है, हेल्प होता है और लिगामेंट के या जो भी प्रोसेस है वो बताता है और एक्यूरेट 99.99% एक्यूरेट होने के बाद सर्जन को इतना हेल्प मिल रहा है। एज ए मरीज कोई अगर है तो उसे रोबोटिक सर्जरी से कितना फायदा हो रहा है? एज ए मरीज अगर देखें तो रोबोटिक सर्जरी से फायदा मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ यही बता सकता हूँ कि जितने भी पेशेंट्स के रोबोटिक सर्जरी हुए हैं पास्ट में वो पेशेंट्स मैक्सिमम मैंने देखा है कि सेम डे से लेकर शुरू करके विद इन 2 days पेशेंट एकदम वेट बेयरिंग मतलब खुद चल सका है, बिल्कुल खुद उठ सका है बेड से, खुद चलता है। और एक और चीज है कि बिकॉज ऑफ रोबोट हम एक साथ दोनों घुटने का ऑपरेशन एक ही टाइम में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लड लॉस कम हो रहा है, चीरा कम लग रहा है, बोन कट भी कम हो रहा है, टाइमिंग भी कम लग रहा है। हम एक साथ 2 सर्जरी कर सकते हैं। अब तक सर लोगों के बीच जानकारी कन्वेंशनल सर्जरी की रही है, लोग कराते हुए ज्यादा हैं। आपने एक रोबोटिक सर्जरी की और वो सफल भी रहा है, आप लगातार इस चीज के एक्सपर्टीज हैं। तो आम पब्लिक के लिए जिनको ये अंतर नहीं पता है, डिफरेंस पता नहीं है, वो कन्वेंशनल से रोबोटिक सर्जरी कराएं, इसके लिए आप क्या करेंगे? जी हाँ, देखिए अब पेशेंट्स के लिए कन्वेंशनल या रोबोटिक पेशेंट के लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है, पर पेशेंट के लिए यही मैटर करता है कि मेरे को कितना रिकवरी मिले। रोबोट में वो हमेशा इट इज़ बेटर, कन्वेंशनल के मुकाबले बेटर है। तो पेशेंट के लिए ये हमेशा मतलब कि ये सजेस्टेड रहता है कि अगर आप रोबोटिक अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर रोबोटिक, बिकॉज उसमें आपको फ़ायदा भी है एंड आपको अर्ली रिकवरी में भी आपको मदद मिल रही है। कन्वेंशनल ऐसा मैं कभी भी नहीं दावा करता हूँ कि कन्वेंशनल कराना एकदम खराब है, ऐसी बात नहीं है। कन्वेंशनल रोबोटिक में डिफरेंस है, बट ऐसा बात नहीं है कि कन्वेंशनल एकदम नहीं यूज कर सकते हैं। जी, क्या ऐसा भी है सर कि किसी मरीज में रोबोटिक सर्जरी नहीं हो सकती, उसका कन्वेंशनल करना मजबूरी हो जाए? नहीं, बट द रिवर्स इज ट्रू। ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें कन्वेंशनल करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं कर पाएंगे, उसमें रोबोटिक विल हेल्प, बट ऐसा बहुत ही कम है। अनलेस देयर इज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, रोबोटिक कैन डू वेल इन ऑल केसेस। तो सर जैसे ही रोबोटिक सर्जरी की बात आएगी तो पेशेंट के मन में एक चिंता आ जाएगी कि कन्वेंशनल से हो सकता है उसकी फीस बहुत ज्यादा हो, उसमें खर्च बहुत ज्यादा हो, ऐसा क्या है? अगर ऐसा है तो फिर उसको पेशेंट कैसे हैंडल कर सकते हैं? ओके, देखिए बात ये कि कन्वेंशनल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के बीच में कॉस्ट फैक्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम जो कॉस्ट रख रहे हैं वो पूरे इंडिया में सब
हॉस्पिटल के थ्रू हम टाई अप करके उनसे बात करके हम पैकेज सेट करते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी एंड कन्वेंशनल के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना ही डिफरेंस है कि पेशेंट कैन अफोर्ड। बिल्कुल। तो जो पेशेंट को कन्विंस करना होता है कि रोबोटिक सर्जरी के लिए, आपका जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है सर, पेशेंट किस तरह से इसको लेते हैं कि हाँ वो रोबोटिक सर्जरी के लिए सहमत हो जाते हैं? नहीं, देखिए, दिस इज टोटली ए पेशेंट्स चॉइस। हम कभी भी पेशेंट को फोर्स नहीं करते हैं कि आप रोबोटिक कराइए, कन्वेंशनल कराइए। पेशेंट को हम चॉइस देते हैं, पेशेंट को हम उसका फ़ायदा बताते हैं, पेशेंट को हम ईच एंड एवरीथिंग बताते हैं कि हाँ इसका ये फ़ायदा है, रोबोट कराने का स्पेशल क्या फ़ायदा है, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। देन हम प्लान बताते हैं कि इतने दिन के अंदर भर्ती होंगे, इतने दिन के अंदर छुट्टी होंगे। दिस कम्प्लीटली पेशेंट्स चॉइस। जैसे सर आपने बताया कि कन्वेंशनल की तुलना में रोबोटिक सर्जरी में खून का बहाव कम होता है, हील जल्दी होता है, ऑपरेशन के जल्दी लोग चलने लगते हैं और दोनों घुटने का एक साथ ऑपरेशन किया जा सकता है। और क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं सर जो कन्वेंशनल की तुलना में रोबोटिक में पेशेंट को मिलती है? हाँ, अगर पेशेंट की तरफ से देखें तो रोबोटिक में आपको जो है कि मिनिमम बोन कट मान लीजिए मिनिमम है, तो पेशेंट को क्या होगा, बोन लॉस बहुत कम होगा। तो फ्यूचर में अगर कभी रिवीजन लगेगा तो उसमें हमारे पास बोन का जो मतलब कि स्टॉक है वो कन्वेंशनल मुकाबले इसमें ज़्यादा रहता है, बोन स्टॉक। और क्योंकि हम रोबोटिक के थ्रू क्या करते हैं, हम जो लिगामेंट को बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो कन्वेंशनल होता है उसमें लिगामेंट को ज़्यादा हमको डिसेक्ट करना पड़ता है, रोबोट में लिगामेंट डिसेक्शन को बहुत कम करना पड़ता है। तो इसे नेटिव जो मतलब कि जो पेशेंट को जो नेचुरल नी है वो फीलिंग रोबोट में ज़्यादा है। तो पेशेंट को लगता है कि हाँ मेरे सर्जरी हुई ही नहीं है। अच्छा, यस। तो सर जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि वो पेशेंट जिसकी चर्चा हमने की कि वो एक दिन में चलने लगा, उसके बारे में कृपया दर्शकों को बताया जाए कि वो उसके साथ क्या कंडीशन था और ऑपरेशन किस तरह से। देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत डिफरेंट रीजन से पेशेंट्स आते हैं जी। तो हमारे पास रिसेंटली एक पेशेंट आए हैं, बांग्लादेश से आए, नाम मैं बताना नहीं चाहूँगा जी। पेशेंट को हार्ट डिजीज है, पेशेंट को बायलैटरल मतलब दोनों तरफ घुटने में पेन है, आर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है, मतलब कि उनका घुटना इतना ज़्यादा खराब हो गया कि उनके हड्डियों में दबाव आके है, डिफेक्ट मतलब गड्ढा बन चुका है उनका हड्डियों में। तो उनका हड्डी बहुत टेढ़ा हो चुका है। अब क्योंकि उनका हार्ट डिजीज भी है तो उनको हम चाहेंगे कि वो जल्दी जल्दी मतलब कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करे, अपना वेट को रिड्यूस करे। तो इसके लिए क्या होगा, हम उनको एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। बट पेशेंट को पेन है इसलिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को अर्ली मोबिलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो नी रिप्लेसमेंट के लिए हमको एडवाइस किया जी। पेशेंट यहाँ भर्ती हुए हैं, हमने उनका सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन में हमने उनका पूरा डिफेक्ट जो है, अलाइनमेंट, सब कुछ हमने उनको मैपिंग किया। फिर हमने उनको सर्जरी के लिए लिया। एक ही दिन में हमने 2 सर्जरी करी। टोटल ड्यूरेशन हमको मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं हुआ। पेशेंट का हीमोग्लोबिन ड्रॉप भी लगभग ओनली 1% ही हीमोग्लोबिन ड्रॉप हुआ है पेशेंट को। पेशेंट अगले दिन ही उठ के बैठ के खाने लगा, मतलब मेरे को देख के बहुत खुशी हुई। एंड पेशेंट को आज हमने चलाया है। जैसा सर आपने बताया कि वो जो पेशेंट आए थे उनका घुटना काफी खराब हो गया, काफी खराब। जाहिर सी बात है कि उनको प्रॉब्लम काफी दिनों से होगा। तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि उनको न्यू पेशेंट वाले की जो उन्हें समस्या तो होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो पेन किलर खा करके किसी तरह वो खींचते हैं इस प्रॉब्लम को, और जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक घुटना काफी खराब हो चुका होता है। हमारे चैनल के माध्यम से सर आप ऐसे पेशेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अगर उनके साथ ये दिक्कत है, परेशानी है, तो उन्हें ऑपरेशन के लिए आगे आना चाहिए, न कि बीमारी को लंबा खींचना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे पेशेंट को यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको दिक्कत है, घुटनों की दिक्कत है, घुटने में टेढ़ापन है, घुटने में दर्द है बहुत लंबे समय तक, प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर। डॉक्टर को दिखाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि डॉक्टर आपके घुटने का जो बीमारी है उसको ग्रेड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेड 1 से ग्रेड 4। सो बेस्ड ऑन द ग्रेड हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अर्ली ग्रेडिंग होती है तो क्या पता हम उस डिजीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। और जो पेशेंट्स का ग्रेड बहुत ज़्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 4, अगर ग्रेड 4 में पेशेंट बहुत लंबे समय तक अपनी बीमारी को नेग्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, डिफॉर्मिटी बढ़ेगी, मसल्स वीक हो जाएंगी, मसल्स इवन एट्रोफी हो जाएंगी। तो क्या होगा, आपके रिकवरी में और ज़्यादा डिले होगा। तो हम अगर ग्रेड 4 के पेशेंट्स को बहुत जल्दी मतलब कि कैचअप कर पाएंगे, उनको फिजिकल थेरेपी, उनको मेडिसिन से स्टार्ट करके एट द एंड अगर उनको सर्जरी जल्दी कर पाएंगे तो उनका मसल्स फंक्शन,
बाकी बोन हेल्थ ओवरऑल इट विल बी वेरी गुड। बिल्कुल। तो सर, जिस तरह से आपने बताया कि ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 4 तक यह समस्या होती है, तो कुछ सिम्टम्स आप दर्शक बता सकें जिससे लोगों को यह लगे कि ये सिम्टम्स मेरे में आ गए हैं तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और रिप्लेसमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ये डिफरेंट ग्रेड्स में स्टार्ट होती है। इसको बोलते हैं कैलेग्रेन लॉरेंस ग्रेडिंग। ये ग्रेड 1 से स्टार्ट होता है, ग्रेड 4 तक जाता है। ग्रेड 1 में उन कुछ ही सिम्टम्स आते हैं, सिर्फ पेन पेशेंट कहते हैं कि हाँ मुझे पेन है, स्टिफनेस आती है शुरू में, ये आस्ते आस्ते बढ़ता है। जैसे ही ग्रेड 2 आता है पेशेंट का सिम्टम्स और थोड़ा बढ़ता है, और ज़्यादा स्टिफनेस आती है और पेशेंट को पेन होता है। पहले जो काम करते वक्त पेन हो रहा था अभी वो रेस्टिंग में भी पेन होने लगता है, नॉर्मल एक्टिविटी में पेन होने लगती है। फिर ग्रेड 3 में क्या होता है, घुटने में क्रेपिटेशंस फॉर एग्जांपल कड़कड़ाहट की आवाज आने लगती है, जो ग्रेड 4 में और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अंततः ग्रेड 4 में डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल घुटने का टेढ़ा होना, वो बाहर की तरफ भी टेढ़ा हो सकता है, अंदर की तरफ भी टेढ़ा हो सकता है। तो इस तरह से एक स्पेक्ट्रम ऑफ मतलब सिम्टम्स एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स है जो हम विद द हेल्प ऑफ पेशेंट्स काउंसलिंग एंड डॉक्टर्स के सलाह के माध्यम से हम इसको बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जाहिर के तौर पर वर्तमान समय में बीमारियां बढ़ी हैं लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से भी। एक हेल्दी मैन जो है उसके लिए आपकी क्या सलाह होगी, उसे क्या क्या करना चाहिए जिससे कि घुटने संबंधी समस्याओं से दूर रह सके, उसको प्रोलॉन्ग कर सके? ओके, मेरी सलाह ये रहेगी, ऐसे ही हम इंडियंस की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है कि हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, इसके भी रीजंस हैं। बट मैं सलाह ये देना चाहूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, बिकॉज जो फिजिकल एक्टिविटी इज द फूड फॉर योर बोन्स। आप जितना एक्टिविटी मेंटेन करेंगे एक लिमिट तक आपके बोन्स उतने हेल्दी रहेंगे। फिजिकल एक्टिविटी इज द नंबर 1 रूल। उसके बाद हेल्दी डाइट, कैल्शियम रिच, ओमेगा 3 रिच फूड, विटामिन्स, आप इनको रेगुलर इनको मतलब कि अगर नहीं खा पा रहे हैं तो सप्लीमेंट्स लीजिए। उसके बाद रहेगी कि ओबेसिटी इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज। जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है उनकी पाया गया कि उनकी हड्डियों में वीकनेस, बोन मिनरल डेंसिटी का कम होना ये पाया जाता है। तो ओबेसिटी इज अ लीडिंग कॉज ऑफ बोन प्रॉब्लम्स। ओबेसिटी के कारण आर्थराइटिस भी बढ़ता है पेशेंट्स को। फिर आता है कि ड्रग्स, दवाइयाँ जी, ये जो ओवर द काउंटर दवाइयाँ होती है, फॉर एग्जांपल गैस की गोली, किसी को लगता ही नहीं है कि गैस की गोली से इतना प्रॉब्लम हो सकता है जी। बट गैस की गोली बहुत लंबे टाइम से लेने से ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। स्टेरॉयड, जो आजकल स्टेरॉयड ले लेते हैं लोग जी, किसी भी ओवर द काउंटर मेडिसिन, तो स्टेरॉयड अनदर कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना। और हाँ, फॉर फीमेल्स आफ्टर मेनोपॉज आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, बिकॉज आफ्टर मेनोपॉज के बाद फीमेल्स की बोन मिनरल डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस और जल्दी होता है। बिल्कुल सर। थायराइड समस्या आजकल लगातार बढ़ रही है और थायराइड में हड्डियां कमजोर होती हैं, तो वैसे जो थायराइड के पेशेंट हैं और हालांकि उन्हें अभी घुटने की समस्या नहीं हुई है, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, थायराइड इज अ डबल एज सॉर्ड। थायराइड अगर कम है तो भी प्रॉब्लम है, थायराइड ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। तो थायराइड को रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम पे ये पाया गया है कि ओबेसिटी मतलब मोटापन एंड थायराइड दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम थी। वो रेगुलर हेल्थ चेकअप से ही आपको पता चल सकता है कि हाँ मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। और थायराइड का प्रॉब्लम का विशेष ये बात है कि उसको हम रोक सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अर्ली स्टेज में। बिल्कुल सर, एक बार सिटी लैब की तरफ से एक सफल नी रिप्लेसमेंट के लिए हुई रोबोटिक सर्जरी के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। तो देखा आपने डॉक्टर संटू सरकार सर ने किस तरह से रोबोटिक सर्जरी के बारे में डिटेल से बताया और पेशेंट को क्या क्या सुविधाएं इसमें हैं, क्या नुकसान नहीं है और क्या फ़ायदे हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि इसमें हीलिंग काफ़ी जल्दी होती है, पेशेंट जस्ट ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद चल सकता है और साथ ही साथ खून का बहाव कम होता है। कई तरह की सुविधाएं इसमें पेशेंट को मिलती हैं और फाइनेंशियली अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इसका कॉस्ट भी नहीं है कन्वेंशनल सर्जरी की तुलना में। सर ने इससे अतिरिक्त आपको यह भी सलाह दी कि किस तरह का आपका खान पान होना चाहिए, लाइफ स्टाइल होना चाहिए, ताकि आप नी रिप्लेसमेंट जैसी परेशानियों से दूर रहें, बचे रहें। तो पूरी तरह यह हमारी बातचीत इस बात पर केंद्रित है कि नी रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी एक क्रांति है और रोबोटिक सर्जरी के जरिए आपकी समस्याओं को
99.99% तक पूरी तरह सफल किया जा सकता है। ध्यान रखें, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि रोग, शत्रु और कर्ज को कभी बढ़ने देना नहीं चाहिए। इसी बात का ख्याल रखते हुए सिटी लाइव को देखते रहें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए तब तक के लिए नमस्कार।